हेलो फ्रेंड्स, आज जो सेशन लेके आए हैं इस सेशन में हम लोग एक बार फिर से एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट को कवर करेंगे। सेट नंबर 10 है ये, जो कि 12/1/2023 का एग्जाम हुआ था। ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में हम लोग जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। और इससे पहले जो सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक का वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं 12/1/2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसमें 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक का जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 यहाँ पे दिया गया है, 21 से सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी का क्वेश्चन जो है यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि एस्फाइलेराइट निम्नलिखित किस धातु का अयस्क है। एस्फाइलेराइट जो है निम्नलिखित किस धातु का अयस्क है। तो ये जिंक का अयस्क है। ठीक है, कौन से धातु का? जिंक का। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होगा। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 22। और फ्रेंड्स, इस प्रश्न में कह रहा है कि सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। खाली जगह दिया हुआ है और कह रहा है कि सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। इनमें से कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी एपेरेटस या फिर प्लास्टिड्स। इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है प्लास्टिड्स ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है जो कि केवल पौधों की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। और प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल होता है जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा इसका? प्लास्टिड्स जो है ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें देखिए, इस पे कह रहा है कि निस्गंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। निस्गंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारत के केरल राज्य में। ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। और ये वर्ष में 2 बार इसका आयोजन होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अब देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो ये है अरंडी के बीज। अरंडी के बीज जो है ये तिलहन जो है फ्रेंड्स देखिए ये रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है, चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धन विधेयक पारित करने की। धन विधेयक पारित करने की ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वह है इसका देखिए खासी पहाड़ियाँ। ठीक है, खासी पहाड़ियाँ जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 27 दिया गया है कि कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है, वह कौन सा देश है? तो वह देश है बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, बांग्लादेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न में है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना की तो इसका जो कार्यकाल था वह था 2007 से 2012। 2007 से 2012। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था। किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का या कि माना जाता है, यानी कि क्या माना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसे मात्रा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा मात्रा। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है बिल्कुल सही है। और अगले प्रश्न में है शास्त्रीय नर्तकी अलड़मेल वल्ली जिन्हें किसके लिए जाना जाता है को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है तो सही है इसका, देखिए भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। ये ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का एक भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का एक भाग नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए योजना पूंजी व्यय, ये राजस्व बजट का एक भाग नहीं है सरकार के। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है बिल्कुल सही है। और उसके बाद दिया गया कह रहा है कि ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह यानी कि ऋग्वेद जो है यह कितने सूक्तों का संग्रह है। तो राइट आंसर इसका देखिए 1028 सूक्तों का संग्रह है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सही आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है देखिए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। तो ये निर्वाचित किया गया है जगन मोहन रेड्डी को, जो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है खाली जगह दिया, कह रहा है कि माल या सेवाओं की अंतर राज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए पारित एक अधिनियम था। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था। राइट आंसर 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए 39 नंबर में, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है। तो इनका संबंध है मणिपुर से। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही है। और उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का भी उत्सव कहा जाता है। तो ये हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है इसे कहा जाता है, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब फ्रेंड्स यहाँ से देख लीजिए प्रश्न संख्या 41 से लेकर 60 तक जो है मैथ का क्वेश्चन दिया गया। तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से देख के और उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर की भी साथ में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से जो है देखेंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से अब हिंदी का क्वेश्चन है। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। दिया है तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती, और इसमें कह रहा है कि अशुद्धि छांटने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखिए तूफान जो लिखा हुआ है, तूफान ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तूफान जो है फ्रेंड्स इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 62। देखिए इस प्रश्न में है कि अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो, निम्न में से किस विकल्प में उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है। शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे स्थिर। ठीक है, स्थिर। ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरौधे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ। खाली जगह है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। उचित मुहावरा जो है यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए आधा तीतर आधा बटेर जो है यहाँ पे हो जाएगा, आधा तीतर आधा बटेर। और उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि वह उसका चश्मा भूल गया। वह उसका चश्मा भूल गया।
उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उस स्थान पर उचित शब्द क्या होगा। रेखांकित शब्द जो है उसका यहाँ पे इस पे उचित शब्द पूछ रहा है कि क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना। वह अपना चश्मा भूल गया। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। किस अर्थ को व्यक्त करता है, तो यह व्यक्त करता है जवाब को, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति होगा। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर 1 ने हो जाएगा। छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था, तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो चलिए पहले इसके लिए इसका जो ऑप्शन दिया गया इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मितभाषी। क्या कहा जाता है, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। नेक्स्ट है रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ। आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ, और इसमें कह रहा है कि रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तो उसमें रेखांकित जो शब्द है वह है दोपहर के बाद, इसके लिए उपयुक्त शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे अपराह्न। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपराह्न हो जाएगा। दोपहर के बाद क्या होता है, अपराह्न। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उन्होंने बोल उठे। उपर्युक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। उन्होंने बोल उठे, तो इसमें जो अशुद्धि है वह है वे बोल उठे जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है कि घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है घर में सभी सुविधाएं होना। घर में सभी सुविधाएं होना, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। वर्ण शब्द जो है यह किस अर्थ को व्यक्त करता है, तो यह व्यक्त करता है रंग को। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है। जानने की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। जानने की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, तो इसके लिए उचित शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जिज्ञासु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामवास। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा, तो इसके लिए हो जाएगा ये अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। ग्रामवास का अभिप्राय क्या होगा, ये अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही आंसर है। और अगला प्रश्न है तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो चलिए इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिया गया है इस हिसाब से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यथा। ऑप्शन नंबर 3। और चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसका शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक में जो है देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पहले इस गद्यांश को जो है पहले आप लोग फ्रेंड्स सही से पढ़ लीजिए पूरा। देखिए खाली जगह जहाँ जहाँ पे दिया गया वहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या करना है, यहाँ सब पे फिल करना है। तो इसको सबसे पहले आप लोग सही से पूरा पढ़ लीजिए। और उसके बाद चलिए अब देखिए 76 नंबर में जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसका सही आंसर जो भरेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंसू। 77 का राइट आंसर 2 हो जाएगा देवता। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सच्चा मानव। और उसके बाद नेक्स्ट जो हो जाएगा देखिए 79 नंबर, 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दया। और 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूजनीय। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का भी सेट आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स करके बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।